अब अपन बात करते हैं रॉयल्टी। क्या रॉयल्टी का मतलब होता क्या है? अब एक बात समझिए, रॉयल्टी का मतलब क्या होता है उसको एक्सप्लेनेशन 2 में दे रखा है। और ये एक्सप्लेनेशन 2 जो है ये रॉयल्टी को बहुत एक्सपांड करती है कि रॉयल्टी किसको बोलेंगे। तो देखिए, रॉयल्टी मींस अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन अगर आपको कुछ मिलता है किस चीज के लिए, इंक्लूडिंग एनी लमसम कंसिडरेशन, कोई लमसम कंसिडरेशन आपको मिल रहा है, बट एक्सक्लूडिंग एनी कंसिडरेशन विच वुड बी इनकम ऑफ द रिसिपेंट चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। अगर कोई इनकम ऑलरेडी कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो चुकी है तो उसको रॉयल्टी में नहीं लेंगे। बड़ा क्लियरिटी है। क्या बोला इन्होंने? रॉयल्टी मींस कोई कंसिडरेशन आपको मिलता है इंक्लूडिंग एनी लमसम कंसिडरेशन, कोई लमसम कंसिडरेशन आपको मिल रहा है, बट एक्सक्लूडिंग एनी कंसिडरेशन विच वुड बी इनकम ऑफ द रिसिपेंट चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। अब एक बात समझिए, चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन, अगर कैपिटल गेन में टैक्स लग गया है तो उस पर रॉयल्टी नहीं बोलेंगे। एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक बात समझिए, मैंने कोई पेटेंट डेवलप किया और वो पेटेंट किसी को बेच दिया। पेटेंट किसी को बेच दिया और बेच दिया नॉट फॉर लिमिटेड पीरियड, अनलिमिटेड पीरियड के लिए। पेटेंट है, कॉपीराइट है, वो आपने क्या किया, किसी को बेच दिया, और किसी को बेच दिया और वो आपने मतलब लिमिटेड पीरियड के लिए नहीं बेचा, आपने उसको बेच दिया, अपने पूरे राइट उसमें बेच दिए करके, ठीक है। तो उस केस में आपके लिए नॉर्मली कैपिटल गेन में जाएगा केस, क्योंकि कैपिटल गेन को याद रखेंगे करेंगे तो वहां पे मैंने कुछ इनटेंजिबल असेट्स का जिक्र किया था। और अगर इनटेंजिबल असेट्स की बात करूं तो वहां गुडविल ऑफ बिजनेस प्रोफेशन था, टेनेंसी राइट था, लूम आर्ट्स था, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन था, राइट टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस प्रोसेस एनी आर्टिकल एंड थिंग्स था। तो वहां पे आपका, अगर आप कोई भी पेटेंट कॉपीराइट वगैरह किसी को बेच देते हैं तो उसका पैसा ऐसे भी आपके लिए कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाता है, तो वो तुम्हारे रॉयल्टी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर वो कैपिटल गेन में जाता है तो रॉयल्टी में नहीं आता, बट रॉयल्टी में क्या क्या आएगा। अब तो एक एक चीज समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट बोलता है द ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट। आप ट्रांसफर कर रहे ऑल और एनी राइट इंक्लूडिंग द ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस, कुछ आप लाइसेंस दे रहे हो किसी को, इन रेस्पेक्ट ऑफ अ पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, डिजाइन, सीक्रेट फॉर्मूला और अ प्रोसेस और ट्रेडमार्क और अ सिमिलर प्रॉपर्टी। मींस आप किसी को राइट ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट मींस ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट ट्रांसफर कर रहे हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ किसी पेटेंट से रिलेटेड, किसी इन्वेंशन से रिलेटेड, किसी मॉडल से रिलेटेड, किसी डिजाइन से रिलेटेड, कोई सीक्रेट फॉर्मूला से रिलेटेड, कोई ऐसी प्रोसेस से रिलेटेड, ट्रेडमार्क से रिलेटेड, सिमिलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड। आप क्या कर रहे हैं? ऑल और एनी राइट ट्रांसफर कर रहे हैं। अब एक बात समझना, ये जो राइट है ना, ये राइट आप बोलोगे सर पहले भी तो आप बोल रहे थे कैपिटल गेन में जाता है, लेकिन कैपिटल गेन में तब जाता है जब आपने अपने ऑल राइट ट्रांसफर कर दिए नॉट फॉर लिमिटेड पीरियड, बट यहां पे काम होता है लिमिटेड पीरियड के लिए। अगर लिमिटेड पीरियड के लिए आपने कोई भी आपकी प्रॉपर्टी जैसे पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, डिजाइन, सीक्रेट फॉर्मूला है, उसके राइट ट्रांसफर किए जाते हैं लिमिटेड पीरियड के लिए, तो वो तुम्हारे को जो भी पैसा मिलेगा वो तुम्हारे लिए रॉयल्टी में जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपको पता है इंडिया में कोविड के लिए जो वैक्सीन डेवलप हुई, इंडिया में नॉर्मली जो सब लोगों ने वैक्सीन ली वो दो वैक्सीन थी, एक तो तुम्हारी कोविशील्ड और एक तुम्हारी कोवैक्सीन। ये जो कोविशील्ड है इसको बनाया मींस इसका जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ वो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में हुआ। लेकिन क्या ये इनका फॉर्मूला था? आंसर इज नो। ये फॉर्मूला जो है वो डेवलप किया था, ये जो इन्वेंशन किया था वो किया था एक्स्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। तो ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका का ये जो है वो फॉर्मूला था। तो एक्स्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड है, उन्होंने मिलके एक कोविशील्ड करके वैक्सीन बनाई थी। अब एक बात समझिए, ये फॉर्मूले के जो राइट है वो सीक्रेट फॉर्मूला था ऑब्वियसली। तो ये सीक्रेट फॉर्मूला था, ये एक इन्वेंशन था, इसको सीरम इंस्टीट्यूट को दिया गया और सीरम इंस्टीट्यूट से उन्होंने कुछ पैसा लिया। सीरम इंस्टीट्यूट से उन्होंने कुछ पैसा लिया क्योंकि उन्होंने एक सीक्रेट फॉर्मूला, एक इन्वेंशन इनको ट्रांसफर किया, उसके राइट ट्रांसफर किए थे। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये रॉयल्टी में जाएगा? आंसर इज यस। जो भी सीरम इंस्टीट्यूट पेमेंट करेगी किसको? एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वालों को, दैट पेमेंट इज कवर्ड इन द रॉयल्टी, ये रॉयल्टी में जाएगा।
तो रॉयल्टी की डेफिनेशन में सबसे पहले क्या बोला कि अगर आप क्या करते हो, ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट ट्रांसफर करते हो, राइट ट्रांसफर कर रहे हो किसी पेटेंट के, किसी इन्वेंशन के, किसी मॉडल के, किसी डिजाइन के, किसी सीक्रेट फॉर्मूला के, किसी प्रोसेस, ट्रेडमार्क, सिमिलर प्रॉपर्टी के, तो वो जो पैसा मिलेगा वो रॉयल्टी में कवर होता है। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, दूसरा पॉइंट बोलता है कि द इम्पार्टिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, द imparting of any information concerning the working of or use of a patent, invention, model, design, secret formula, process और trademark और similar property। असेट तो वो की वो कवर हुई है जो पहले वाले पॉइंट में था, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें, इसमें बोला है imparting of any information, इंपार्ट कर रहे हो एनी इंफॉर्मेशन को, कंसर्निंग द वर्किंग ऑफ, कि ये काम कैसे करता है, और द यूज ऑफ अ पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, डिजाइन, सीक्रेट फॉर्मूला और प्रोसेस, ट्रेडमार्क, सिमिलर प्रॉपर्टीज, उसके इंपार्टिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन देते हो। जैसे ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनिका ने, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इनको कोविशील्ड वैक्सीन से रिलेटेड पहले तो राइट ट्रांसफर किए कि चलिए आप कोविशील्ड वैक्सीन बना सकते हैं, लेकिन कोविशील्ड वैक्सीन बनानी कैसे है उसका एक वीडियो बना के दिया उन्होंने, उसका एक वीडियो बना के दिया कि कोविशील्ड वैक्सीन बनाने के लिए, कोविशील्ड वैक्सीन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उसमें भाई इतना जो है वो मान लो फॉर एन एग्जांपल ऑयल डालना पड़ेगा, इतना पानी डालना पड़ेगा, इतना वो डालना पड़ेगा, इतने वायरस डालने पड़ेंगे। तो उसका जो है ना एक फॉर्मूला जो हो सकता है, उसका जो इंपार्टिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, उसकी इंफॉर्मेशन दी गई और उसके लिए जो पैसा मिला, क्या वो भी रॉयल्टी में जाएगा? आंसर इज यस, वो भी रॉयल्टी में जाएगा, वो जो है वो भी रॉयल्टी में जाएगा। तो इंपार्टिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन दी है किससे रिलेटेड, कि वो काम कैसे करता है, उसको यूज कैसे करना है पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह को करके, ठीक है। तो उसकी एक इंपार्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए कुछ दिया, तो ये भी भैया तुम्हारे कस में जाएगा, रॉयल्टी में जाएगा। नेक्स्ट पार्ट बोलता है द यूज ऑफ एनी पेटेंट, यूज ऑफ एनी पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, डिजाइन, सीक्रेट फॉर्मूला और प्रोसेस, ट्रेडमार्क और सिमिलर प्रॉपर्टी। असेट तो वो की वो है, ऊपर वाले में था ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट की बात हो रही थी, दूसरे वाले में इंपार्टिंग एनी इंफॉर्मेशन की बात हो रही थी, तीसरे वाले में बोला कि द यूज ऑफ एनी पेटेंट। सर ये यूज ऑफ एनी पेटेंट क्या होता है? यूज ऑफ एनी पेटेंट, यूज ऑफ एनी पेटेंट, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं, करके एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने फॉरेन का एक शूज बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है रिबॉक, आपने नाम सुना होगा रिबॉक, रिबॉक ही नाम है, पूमा एंड रिबॉक एंड ऑल। सो रिबॉक एंड पूमा दोनों भाई थे, उसकी स्टोरी पढ़ना आपको मजा आएगा। तो रिबॉक करके जो है वो एक कंपनी है जो फॉरेन का ब्रांड है जो शूज बनाता है। अब उन्होंने क्या किया कि इंडिया में मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है बाटा लिमिटेड। अब बाटा वाले जो है वो चप्पल बनाते हैं, शूज भी बनाते हैं बाटा वाले। तो बाटा वालों ने उनके साथ में टाई अप किया कि क्यों नहीं हम एक जूता जो है वो साथ में बनाते हैं। मैं जूता बाटा ही बनाएगा, लेकिन उस पे ब्रांड नेम दोनों का यूज होगा, मतलब उस पे ब्रांड नेम लिखा होगा, एक साइड में रिबॉक और एक साइड में बाटा। ऐसा शूज बनाते, ऐसे आपने देखा होगा बहुत सारे कोलैबोरेशन में शूज या प्रोडक्ट बनते हैं जिसमें आपने देखा होगा बहुत बार ब्रांड है वो फॉरेन, इंडियन ब्रांड के साथ साथ फॉरेन का ब्रांड भी लगा होता है, फॉरेन का जो है वो फॉरेन का ब्रांड लगा होता है। या एग्जांपल के लिए मैं आपको ले लूं तो आप देखेंगे कि जब आप पूमा में जाते हैं तो पूमा के जो शूज होते हैं उसमें बहुत बार कुछ ऐसे लाइक एडवेंचर वाले जो शूज होते हैं उसमें मर्सिडीज का लोगो लगा होता है। आपने देखा होगा बहुत बार BMW का लोगो लगा होता है। तो आपको क्या लगता है कि ये ऐसे ही लगा लेते होंगे? ऐसे ही चलो लोगो लगा लो, किसी का भी उठा के और किसी का गूगल से डाउनलोड करिए, लोगो लगा लीजिए करके, तो आप क्या लगा लोगे ऐसे? आंसर इज नो, आपको उसके लिए पैसा देना पड़ता है। तो जो इंडिया की कंपनी है बाटा, बाटा ने क्या किया, मान लो एक शूज बनाया, उस शूज पे उन्होंने, बाटा जो है वो बाटा ने क्या किया, अपने जो शूज है उस शूज पे लोगो लगाया गया पूमा का या रिबॉक का, और रिबॉक के साथ उनका टाई अप हुआ कि हम आपको हर लोगो का, हर शूज पे 100 रुपए देंगे। 100 रुपीज जो है वो हम किसको देंगे? फॉरेन की कंपनी जो है वो रिबॉक है उसको देंगे। तो फॉरेन की कंपनी जो रिबॉक है उसको हर शूज पे 100 रुपया मिल रही है। अब वो बोलते हैं कि इस पे इंडिया में कैसे टैक्स लगेगा, ये थोड़ी रॉयल्टी है। इन्होंने बोला इट इज अ रॉयल्टी। बोला हमने कहां पे इनको कोई ऐसा पेटेंट ट्रांसफर किया है, इन्वेंशन ट्रांसफर किया है, मॉडल डिजाइन, हमने तो कुछ नहीं दिया इनको। इन्होंने गूगल से हमारा लोगो उठाया और लोगो चिपका दिया, गूगल से लोगो उठाया और लोगो चिपका दिया, कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ है, कुछ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं हुई है, कुछ राइट ट्रांसफर नहीं हुआ, कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ है।
सिर्फ वो हमारा पेटेंट यूज कर रहे, क्योंकि पेटेंट जो है वो किसके पास है, पूमा का पेटेंट या रिबॉक का पेटेंट उस कंपनी के पास है। तो वो पेटेंट जो है, वो डिजाइन है, वो उनके पास है। वो डिजाइन अगर कोई यूज कर रहा है और उसके लिए जो पैसा मिलेगा वो भी रॉयल्टी में जाएगा, वो भी रॉयल्टी में जाएगा। तो देखिए सबसे पहली चीज यहां पे 3 पॉइंट कवर हुए रॉयल्टी में। सबसे पहला तो क्या, आप ट्रांसफर करते हो ऑल या एनी राइट इन रेस्पेक्ट ऑफ पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, डिजाइन, सीक्रेट फॉर्मूला, प्रोसेस, ट्रेडमार्क, सिमिलर प्रॉपर्टी, या फिर ये कैसे यूज होता है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हो, या इसको यूज करने देते हो। मींस पेटेंट वगैरह को यूज करने देते हैं, तो पेटेंट वगैरह को जो यूज करने देते हैं उससे रिलेटेड जो भी पैसा है वो भैया रॉयल्टी में जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए, द इम्पार्टिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, मींस इम्पार्टिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन कंसर्निंग टेक्निकल और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल और साइंटिफिक नॉलेज और एक्सपीरियंस और स्किल, उसके लिए कुछ पैसा मिलता है, वो भी रॉयल्टी में जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल हुआ क्या, इम्पार्टिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन कंसर्निंग टेक्निकल इंफॉर्मेशन, इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन, कमर्शियल इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक नॉलेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस या स्किल से रिलेटेड अगर कुछ पैसा मिलता है तो वो भी रॉयल्टी में जाएगा। ये क्या हो सकता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, क्या हमने क्या किया, एक ऐसा मान लो फॉर एन एग्जांपल, हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया बच्चों को लाइव पढ़ाने के लिए, जैसे आप लाइव पढ़ रहे हो वैसे ही बच्चों को लाइव पढ़ाने के लिए एक सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया। बट वो सॉफ्टवेयर में कुछ बग्स आ गए, सॉफ्टवेयर में कुछ बग्स आ गए। अब वो बग्स की वजह से वो सॉफ्टवेयर सही काम नहीं कर रहा है। हमने फौरन से एक मैकेनिक को बुलाया, वो बड़ा एक्सपीरियंस था उन चीजों में, वो आया 10 मिनट में उसने ठीक करके दे दिया, हमने उसको पैसा दे दिया। क्या ये भी रॉयल्टी में जाएगा? आंसर इज यस, ये भी रॉयल्टी में जाएगा। तो रॉयल्टी जो है वो बड़ा मतलब उसका एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, उसके पास वो स्किल है और उसने वो इंफॉर्मेशन दी, उसकी जो इंपार्टिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, साइंटिफिक नॉलेज, और उसने वो दी, तो क्या वो पैसा भी रॉयल्टी में जाएगा? आंसर इज यस, ये रॉयल्टी में जाएगा और उसके लिए वो टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, द यूज ऑफ, ये पॉइंट देखना, द यूज और राइट टू यूज एनी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल और साइंटिफिक इक्विपमेंट। एक बात समझिए बेटा, द यूज और राइट टू यूज एनी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, साइंटिफिक इक्विपमेंट बट नॉट इंक्लूडिंग द अमाउंट रेफर्ड अंडर सेक्शन 44BB। अब आप बोलोगे ये 44BB क्या है? ये अपन ने पीजीबीपी में पढ़ा था। 44BB अगर आपको याद रहेगा तो मैंने आपको 44BB पढ़ाया था, पहले 44B पढ़ाया था कि जो नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी होती है उसकी इंडिया में इनकम पता है 7.5% होती है, वैसे ही एयरक्राफ्ट की 5% होती है। वैसे ही मैंने एक बताया था कि बहुत बार क्या होता है इंडिया में एक्सट्रैक्शन वगैरह के लिए, प्रोडक्शन के लिए, मिनरल्स के लिए, उसके लिए बाहर से हम रिग मशीन लेते हैं, और रिग मशीन लेते हैं तो उसका भाड़ा जो है वो आपका उसका 10% इनकम माना जाता है, वो सर्विस देता है रिग मशीन से रिलेटेड वगैरह, वो 44BB में जाता है। उसके अलावा गाइस, अगर कोई आपने यूज और राइट टू यूज एनी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और साइंटिफिक इक्विपमेंट लिया और उसका जो भाड़ा है वो बेटा रॉयल्टी में जाएगा, वो रॉयल्टी में जाएगा, वो रॉयल्टी में जाएगा करके, ठीक है। मींस इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, साइंटिफिक इक्विपमेंट का भाड़ा है वो रॉयल्टी में जाएगा। आप बोलोगे ये तो रेंट है, बट हाँ ये रॉयल्टी में कवर होगा, ये रॉयल्टी में कवर होगा। इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, साइंटिफिक का कोई नेचर का इक्विपमेंट है करके, ठीक है, जो आपका 44BB में जो रिग मशीन वगैरह कवर होती है उसको छोड़ के बाकी कोई इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स है, तो वो इक्विपमेंट्स का भाड़ा जो है ना वो, क्योंकि यहां पे क्या दे रखा है, यूज और राइट टू यूज, आप यूज कर रहे हो उस प्रॉपर्टी को, उस असेट को, साइंटिफिक इक्विपमेंट को, कमर्शियल इक्विपमेंट को, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को, उसके लिए जो पैसा देते हैं वो पैसा भी आपका कहां पे जाएगा? रॉयल्टी में जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, इंडिया में आपको पता है जितने भी टनल्स वगैरह बनते हैं, तो टनल्स बनते हैं, तो टनल्स बनाने के लिए पहाड़ को काटना पड़ता है। अब पहाड़ को काटने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स लगती है, वो मशीन्स इंडिया में अपने पास में नहीं है। तो अपन बहुत बार क्या करते हैं कि फॉरेन की जो कंपनियां हैं, जापान की एक कंपनी है, वो ये मशीन सप्लाई करती है भाड़े पे, और वो हम क्या करते हैं, भाड़े पे लेते हैं और उससे क्या करते हैं, वो पहाड़ को काटते हैं और उसके अंदर से टनल बनाते हैं। तो ये जो मशीन्स है, ये मशीन्स फॉरेन की कंपनी अपने को भाड़े पे देती है, उसके लिए जो आप पैसा दे रहे हो ना, वो पैसा भी आपका रॉयल्टी में जाएगा। उसके लिए जो पैसा दे रहे हो, दैट पैसा विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड, अंडर एज अ रॉयल्टी, ये रॉयल्टी माना जाता है। तो यूज और राइट टू यूज ऑफ एनी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल या साइंटिफिक नेचर का इक्विपमेंट है, उसके लिए जो आप रेंट दे रहे हो, वो रेंट भी आपका क्या है? रॉयल्टी है। इसको अपन रॉयल्टी मानेंगे। नेक्स्ट पार्ट, द ट्रांसफर।
ऑफ ऑल और एनी राइट, मीन्स यहां पे भी राइट ट्रांसफर हो रहा है, इंक्लूडिंग द ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी कॉपीराइट, कोई कॉपीराइट है, कोई लिटरेरी का काम है, कोई आर्टिस्टिक का वर्क है, कोई साइंटिफिक वर्क है जिसमें फिल्म है, वीडियो टेप्स है, फॉर द यूज इन कनेक्शन विद द टेलीविजन और टेप्स फॉर यूज इन कनेक्शन विद द रेडियो एंड ब्रॉडकास्टिंग, बट नॉट इंक्लूडिंग कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इस वर्ड को इन्होंने लास्ट ईयर से हटा दिया, ये क्यों हटाया इसको आप छोड़ दीजिए। एक बात समझिए, यहां पे क्या है, आप जो ट्रांसफर कर रहे ऑल या एनी राइट, किससे रिलेटेड, या तो कोई कॉपीराइट से रिलेटेड, लिटरेरी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक वर्क इंक्लूडिंग फिल्म, वीडियो टेप्स। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं, आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। एक बात समझिए, जैसे फॉरेन का एक मूवी है, बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी है फॉरेन की करके, ठीक है। तो फॉरेन की मूवी को, जैसे फॉरेन एग्जांपल, एक फॉरेन की मूवी थी जो बीच में आपको पता है लाल सिंह चड्ढा करके, उसी का रीमेक था। तो रीमेक जब बनाते हैं ना, तो फॉरेन की जो जो उसका प्रोडक्शन हाउस था, जिसके पास उसके राइट्स है, उसको कुछ पैसा देना पड़ता है। तो जब आप रीमेक बना रहे हैं तो उसके लिए कुछ पैसा देना पड़ता है, तो वो पैसा आगे वाले के लिए क्या माना जाएगा, रॉयल्टी माना जाएगा। या एग्जाम्पल के लिए ले लूं, यहां पे आर्टिस्टिक वर्ड भी यूज हुआ है, लिटरेसी वर्ड भी यूज हुआ है। जैसे एक फॉरेन का एक बहुत बड़ा ऑथर है रॉबिन शर्मा, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। रॉबिन शर्मा फॉरेन का ही ऑथर है क्या? हाँ, रॉबिन शर्मा फॉरेन का ऑथर है या इंडिया का ऑथर है? रॉबिन शर्मा फॉरेन का ऑथर है या इंडिया का ऑथर है? एक तो हमको पता नहीं करके, ठीक है। हाँ, रॉबिन शर्मा इंडिया का ऑथर है या फॉरेन का ऑथर है? हम्म, चलिए। तो एक रॉबिन शर्मा ही नाम था यार, शायद ऐसा कोई है, तो बंदा कोई है, ऑथर है, उसकी बुक्स बुक्स आती है। हाँ, चलिए, कोई एग्जाम्पल नहीं। अच्छा, हाँ, कनेडियन ऑथर है रॉबिन शर्मा। चलिए, तो रॉबिन शर्मा करके एक फॉरेन का ऑथर है जो इंग्लिश में बुक्स लिखता है। अब हुआ क्या कि इंडिया का कोई पर्सन है, इंडिया की एक, मान लो जो एक जो हाउस है करके, ठीक है। अब एक बात समझिए, इंडिया का कोई जो पब्लिकेशन हाउस है, उसने क्या किया, उससे उस बुक के राइट ले लिए और उसको हिंदी में पब्लिश किया, उसको कन्वर्ट करके हिंदी में पब्लिश किया। तो उसके लिए जो पैसा दिया वो भी आपका रॉयल्टी में चला जाएगा। उसके लिए जो पैसा दिया वो भी कहां जाएगा, आपका रॉयल्टी में चला जाएगा। यस, लाल सिंह चड्ढा है, वो फॉरेस्ट गम करके मूवी था, उसका था करके, ठीक है। हाँ, द मॉन्क वाला जो बुक है, उसको मान लो हिंदी में पब्लिश किया और हिंदी में उसके लिए लिटरेसी राइट लिया उसका, तो उसके लिए जो पैसा देंगे वो भी रॉयल्टी में आ जाएगा। और लास्ट पॉइंट बोलता है, द रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विस in connection with the activity referred in subclause 1 to 6 and your 6A and 5, sorry 1 to 4 and 4A and 5। तो यहां पे जो ये ऊपर जितने भी पॉइंट दे रखे हैं ना, ये बेटा ऊपर जितने भी पॉइंट दे रखे हैं, इन पॉइंट से रिलेटेड अगर कोई सर्विस रेंडर्ड की, जैसे मान लो आपने क्या किया, ये जितने भी पॉइंट ऊपर दे रखे उससे रिलेटेड आपने कोई सर्विस रेंडर्ड की। सर्विस रेंडर्ड का मतलब क्या होता है कि आपने मान लो फॉर एन एग्जांपल, आपने वो कमर्शियल यूज के लिए व्हीकल यूज करने को ले दिया, एक इक्विपमेंट यूज करने को ले दिया, वो खराब हो गया तो उसकी सर्विस की, तो सर्विस के लिए जो पैसा मिलेगा ना, वो भी आपकी रॉयल्टी में चला जाएगा। तो ये जितने भी ऊपर पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं, उसमें अगर आपने कोई सर्विस दी तो वो सर्विस से रिलेटेड कोई भी पैसा मिलेगा, वो सर्विस से रिलेटेड कोई भी पैसा मिलेगा करके, ठीक है, वो भी आपके रॉयल्टी में चला जाएगा। तो रॉयल्टी की इतनी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन इन्होंने दे रखी है कि दैट इज द मीनिंग ऑफ द रॉयल्टी, इसको हम बोलेंगे रॉयल्टी। लॉ मेकर्स है, वो यहां पे एक सेक्शन डालते हैं, दैट सेक्शन नंबर इज सेक्शन 9। सेक्शन 9 और सेक्शन 9 का सब सेक्शन 1 का क्लॉज नंबर 6 है, वो बात करती है रॉयल्टी की। सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर 6 है, वो आपकी बात करती है रॉयल्टी की। अब एक बात समझिए, ये सेक्शन क्या बोलती है कि इंडिया में किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को रॉयल्टी मिलती है तो वो कब टैक्सेबल होगी, कैसे होगी, कौन सी रेट से होगी, और अपन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो भी करेंगे। तो चलिए इधर देखिए सब लोग, ये सेक्शन बोलती है कि अगर कोई पर्सन है वो नॉन रेजिडेंट है या फॉरेन कंपनी है, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी, और नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को अगर रॉयल्टी मिलती है, वो अगर गवर्नमेंट से मिलती है, जो इंडियन गवर्नमेंट है उनसे मिलती है, मींस गवर्नमेंट से कोई रॉयल्टी मिलती है, तो बेटा ये डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। मींस ये डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी और इस नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के लिए टैक्सेबल हो जाएगी।
नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के लिए टैक्सेबल हो जाएगी अगर रॉयल्टी मिलती है किससे, गवर्नमेंट से मिलती है। सो रिमेंबर दैट कि नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है, उसको अगर रॉयल्टी गवर्नमेंट से मिलती है ना, तो गवर्नमेंट से इसको पैसा मिला तो ये डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा एंड इट इज टैक्सेबल इन इंडिया। अब एक चीज समझना, अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को रॉयल्टी मिलती है, वो मिलती है किसी इंडियन रेजिडेंट पर्सन से, इंडियन रेजिडेंट पर्सन से मिलती है, तो उस केस में ये डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। और भैया ये रॉयल्टी वाला इनकम है, इस नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है जिसका नाम है किम लिमिटेड, किम लिमिटेड, और ये यूएस बेस्ड कंपनी है, इसको रॉयल्टी मिलती है गवर्नमेंट से, डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया, टैक्सेबल हो जाएगी। अगर रेजिडेंट पर्सन से मिलती है, एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं, मान लो अदानी लिमिटेड, अदानी लिमिटेड है जो इंडिया का रेजिडेंट पर्सन है, अदानी लिमिटेड से अगर कोई रॉयल्टी मिलती है किम लिमिटेड को, तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे ध्यान रखना, इधर देखना बेटा, इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर रेजिडेंट से रॉयल्टी मिलती है वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर वो रॉयल्टी जो है, वो रॉयल्टी जो है वो मिल रही है, वो किसी ऐसी सर्विस से रिलेटेड मिल रही है, मींस पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइज, डिजाइन, फॉर्मूला वगैरह जो है, वो अगर यूज्ड हुआ है, यूज्ड इन एनी बिजनेस और प्रोफेशन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, मींस इंडिया के बाहर के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में यूज हुआ है, और फॉर अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, मींस वो जो सर्विस यूज की है वो इंडिया के बाहर के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में यूज की है, या इंडिया के बाहर से कोई इनकम कमाने में वो सर्विस यूज की है, तो उस केस में वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर ये सर्विस ली गई, वो सर्विस इंडियन गवर्नमेंट से ली, गवर्नमेंट ने पेमेंट किया, ये रॉयल्टी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया है, ये इसके लिए टैक्सेबल होगी। दूसरा, अगर किसी रेजिडेंट पर्सन को सर्विस दी, जैसे अदानी को दी, और अदानी से रॉयल्टी मिली, ये डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया है, इसके लिए ये हमेशा टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर मान लो यहां अदानी ने जो लिया, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, फॉर्मूला वगैरह जो भी है जिसका पेमेंट रॉयल्टी है, सर्विस लिया, वो सर्विस इंडिया के बाहर के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में यूज हुआ है, या इंडिया के बाहर कोई इनकम कमाने के लिए उसको यूज किया है, तो उस केस में इस नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के लिए वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी, उसके लिए वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि किम लिमिटेड है, इन्होंने मान लो कुछ ऐसा इन्वेंशन दिया, या कुछ पेटेंट दिया, कुछ राइट टू यूज वगैरह दिया, कोई सर्विस दी, कुल मिला के वो सर्विस अदानी इंडिया को दी, बट अदानी इंडिया ने वो जो सर्विस है वो मान लो मलेशिया में यूज की है, अदानी का मलेशिया में कोई बिजनेस है, उसमें अगर यूज की है और अदानी ने जो पेमेंट किया, तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। या फिर अदानी ने क्या किया, वो जो सर्विस लेके और वो मलेशियन कंपनी को कुछ दे दिया, आगे उन्होंने किसी मलेशियन कंपनी को दिया, और मलेशियन कंपनी से वो इनकम कमा रहे हैं, मींस इनकम अर्न कर रहे हैं एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में ये किम लिमिटेड के लिए वो जो रॉयल्टी है वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। तो मैंने क्या बोला, वापस से समझिए, जो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है, अगर उसको रॉयल्टी मिलती है, वो रॉयल्टी गवर्नमेंट से मिली, इट इज डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया, टैक्सेबल हो जाएगी। किसी रेजिडेंट पर्सन से मिली तो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया, टैक्सेबल हो जाएगी। बट अगर रेजिडेंट पर्सन ने वो वाली जो रॉयल्टी, जो सर्विस है, वो सर्विस इंडिया के बाहर किसी बिजनेस या प्रोफेशन में यूज हुई है, या इंडिया के बाहर किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए यूज हुई है, तो उस केस में वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट पार्ट, अगर मान लो इस नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को रॉयल्टी मिलती है किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट से, किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट से मिलती है, किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट से मान लो रॉयल्टी मिलती है, तो क्वेश्चन ये आता है क्या वो भी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी? सिर्फ एक ही केस में, कब? कि अगर इस नॉन रेजिडेंट ने वो वाला सर्विस जो यूज किया है वो यूज्ड इन इंडिया, एनी बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज हुआ है इंडिया में, या फिर फॉर अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया, अर्निंग एनी इनकम इन एनी सोर्स इन इंडिया, तो उस केस में ये रॉयल्टी इसके हाथ में डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। तो देखिए मैंने क्या बोला,
रॉयल्टी, रॉयल्टी के केस में रॉयल्टी किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को मिलती है तो उसके लिए वो कब डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी? तीन केसेस में। पहला, अगर गवर्नमेंट से मिली तो ऑलवेज डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। किसी रेजिडेंट पर्सन से मिली, डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। बट एक एक्सेप्शन है कि वो रेजिडेंट पर्सन है अदानी, उसने इंडिया के बाहर के किसी बिजनेस प्रोफेशन में यूज हुआ किया, या इंडिया के बाहर जो है वो कोई सोर्स का इनकम कमाने में यूज हुआ, तो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। तीसरा, अगर इस नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को रॉयल्टी मिलता है किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट से, जैसे यहां समझिए यूएस का बंदा है और उसको जो रॉयल्टी मिल रहा है वो यूके के बंदे से मिल रहा है, यूके के पर्सन से मिल रहा है। सो क्वेश्चन ये आता है क्या वो भी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा? एक केस में कि अगर वो सर्विस यूज हो रही है किसी इंडियन बिजनेस या प्रोफेशन में, वो सर्विस जो है वो यूज हो रही है किसी इंडियन बिजनेस या प्रोफेशन में, या इंडिया में किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए यूज हो रही है, तो उस केस में ये नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के लिए वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलिए आ जाइए आपकी बुक पे और देखिए बुक में क्या दे रखा है। रॉयल्टी, आ जाइए ऑन द पेज नंबर 52 पे दे रखा है रॉयल्टी पेबल बाय। हम बात कर रहे हैं डीम टू अक्रूड और अराइज इन इंडिया सेक्शन 9 की। तो सेक्शन 9 का सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर 6 बोलता है इफ रॉयल्टी पेबल बाय, कौन पे कर रहा है रॉयल्टी? रॉयल्टी अगर गवर्नमेंट पे कर रही है या फिर कोई रेजिडेंट पर्सन पे कर रहा है, एग्जांपल के लिए अदानी। बट एक्सेप्शन क्या है? वेयर इट इज पेबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनी राइट और यूज ऑफ एनी प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन or for utilization of service for the purpose of any business or profession carried on by such person outside India or for the purpose of earning any income from any source outside India, तो उस केस में उस पे टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद a non-resident in respect of transfer of any right or use of property or information or utilization of service for the purpose of business or profession carried on in India or earning any income from any source in India, such royalty is treated as deemed to be accrued or arise in India। ये आपका डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया है, वो माना जाएगा। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि एक बात समझिए, नॉर्मली ये नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के लिए बात हो रही है, क्योंकि रेजिडेंट के लिए तो ऐसे भी इनकम, ऑल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है। ये बात होती है नॉन रेजिडेंट के लिए नॉर्मली, क्योंकि नॉन रेजिडेंट को अगर रॉयल्टी गवर्नमेंट से मिली, डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। रेजिडेंट से मिली और रेजिडेंट ने अगर मान लो उसको इंडिया में ही यूज किया है उस सर्विस को, तो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। या किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट से मिली लेकिन उसने वो सर्विस इंडिया के किसी बिजनेस प्रोफेशन में या इंडिया के किसी क्या बोलते हैं, इंडिया में कोई इनकम अर्न करने के लिए उसको यूज किया है, तो वो रॉयल्टी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। चलिए अब एक बात समझना, आगे कुछ नोट्स दे रखे। नोट क्या दे रखे? पहला नोट, लमसम रॉयल्टी अगर आपको मिलता है बाय रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट फॉर सप्लाई ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर along with the computer hardware under the scheme approved by central government shall not be treated as deemed to be accrued or arise in India। अब एक बात समझना, इन्होंने क्या बोला कि लमसम रॉयल्टी पे करता है अगर कोई रेजिडेंट पे करता है किसी नॉन रेजिडेंट को, लेकिन किसके लिए? फॉर द सप्लाई ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सप्लाई कर रहा है अलोंग विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ में, यहां पे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों साथ में, कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ में, अंडर द स्कीम अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। एक बात बताऊं, आपको सुना होगा कि राजीव गांधी इंडिया में कंप्यूटर लेके आए। कंप्यूटर जो इंडिया में आया वो राजीव गांधी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक ऐसी स्कीम बनाई थी कि फॉरेन से जो कंप्यूटर लिए जाएंगे उसके साथ में सॉफ्टवेयर तो जरूरी है, तो सॉफ्टवेयर लिया जाएगा। अब सॉफ्टवेयर का पेमेंट करते हैं वो रॉयल्टी माना जाता है। बट क्वेश्चन ये आता है कि क्या वो हार्डवेयर के साथ में, जब सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर के साथ में इनबिल्ड सॉफ्टवेयर है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जिसको बोल सकते हैं, जो हार्डवेयर है बट हार्डवेयर के साथ में सॉफ्टवेयर है, तो क्या उसके लिए जो पैसा पे करेंगे क्या वो रॉयल्टी माना जाएगा? आंसर इज नो, वो रॉयल्टी नहीं माना जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है, लमसम रॉयल्टी बाय रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट फॉर सप्लाई ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सप्लाई कर रहे हैं बट अलोंग विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो यहां पे माना जाएगा आप कंप्यूटर हार्डवेयर ही खरीद रहे हो, उसमें सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है करके, ठीक है, तो उसके लिए ये कोई डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, if transfer of property is already taxable under the head capital gain then it is not covered under the definition of royalty, already बता चुका हूं। कंसिडरेशन फॉर यूज और राइट टू यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कवर्ड अंडर द रॉयल्टी। अगर आप सिर्फ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लेते हो कहीं से तो वो भी रॉयल्टी में आता है। अब एक चीज समझना, अगले पेज पे एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है और ये एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं इन द टीडीएस टॉपिक, तो भी मैं वापस बता देता हूं। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर मान लो आप क्या करते हो, किसी नॉन रेजिडेंट से या फिर मान लो किसी रेजिडेंट से
आप कोई कंप्यूटर खरीदते हो, सॉरी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीदते हो, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते, एज इट इज आगे वाले को बेच देते हो, एज इट इज आगे वाले को जो है वो आप बेच देते हो। तो पहले जब ये नॉन रेजिडेंट ने इसको बेचा होगा, इस पर्सन को, मींस नॉन रेजिडेंट या किसी रेजिडेंट से जिसने सॉफ्टवेयर बनवाया, पहली जो सेल हुई होगी उसमें आपको पता है टीडीएस आया होगा आइदर 195 में या फिर 194 जे में। 195 अगर नॉन रेजिडेंट से खरीदा तो, 194 जे अगर रेजिडेंट से खरीदा तो। लेकिन इसके आगे अगर सबसीक्वेंट सेल होता है वो एज इट इज सबसीक्वेंट सेल होता है, उसमें कोई भी कंप्यूटर में मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं है सॉफ्टवेयर में, तो उस केस में भैया यहां पे आपको पता रहेगा टीडीएस नहीं आता। ऐसा मैंने आपको एक क्लैरिफिकेशन वहां पे टीडीएस में बताया था अंडर सेक्शन 194 जे, वो ही यहां पे रिपीट हो रहा है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एक एक्सप्लेनेशन होती है 4, वो क्या बोलती है, प्रोवाइड्स दैट, पहली चीज तो कि कंप्यूटर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है वो हमेशा आपके जाएगा रॉयल्टी में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड्स दैट द कंसिडरेशन फॉर यूज और राइट टू यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ रॉयल्टी by clarifying that the transfer of all or any right in respect of any right of property or information include and has always include transfer of all or any right use of such computer software including granting of license irrespective of the medium through which right is transfer। तो कुल मिला के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जब आप ट्रांसफर करते हो तो उस केस में जो भी पैसा मिलेगा वो रॉयल्टी है। कॉन्सिक्वेंटली the provision of tax deduction at source under section 194J or 195 would attracted in respect of consideration for use of right to use computer software since the same fall within the definition of royalty। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है 2012 का 21 नंबर नोटिफिकेशन, ये बोलता है कि exempted certain software payment from the applicability of TDS, उसमें TDS नहीं आएगा अंडर सेक्शन 194J जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Accordingly, where payment is made by transferee for acquiring of software from the resident transferor, the provision of section 194J would not be attracted if the software is acquired in the subsequent transfer without any modification by the transferor। transferor ने उसको as it is वो software को बेच दिया, as it is software को बेच दिया। Tax has been deducted either under section 194J or 195 on the payment to any payment transfer of such software। पहले उस पे ऑलरेडी टीडीएस कट चुका है, जो पहला वाला पर्सन था उसका टीडीएस कट चुका है। एंड ट्रांसफरी ऑब्टेन अ डिक्लेरेशन फ्रॉम द ट्रांसफरर दैट टैक्स हैज बीन सो डिडक्टेड अलोंग विद द पेन ऑफ द ट्रांसफरर। तो उस केस में भैया यहां पे आपका जो है वो आपका टीडीएस नहीं आता। चलिए एक कॉन्सेप्ट आता है आपका फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। अब मैं आपको बताऊं ना, ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विस क्या होता है, ये बहुत कम डीटीडब्ल्यूए है जहां ये एफटीएस की बात हुई है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस की बात हुई है। लेकिन सब जगह है ना रॉयल्टी एफटीएस साथ में ही बोलते हैं हम लोग, क्योंकि आप जितने भी डीटीडब्ल्यूए देखोगे उसमें रॉयल्टी एफटीएस साथ में बात होती है। रॉयल्टी एफटीएस अगर मैं आपको यहां डीटीडब्ल्यूए बताऊं ना, तो जितने भी डीटीडब्ल्यूए देखोगे ना आप, ऑलमोस्ट डीटीडब्ल्यूए में उन्होंने रॉयल्टी एफटीएस की साथ में ही बात की होगी। तो जैसे मैं बताता हूं आपका डीटीडब्ल्यूए, मान लो ये तुम्हारा ब्राजील के साथ, तो ब्राजील के साथ जो डीटीडब्ल्यूए है उस डीटीडब्ल्यूए में देख टैक्स कवर डेफिनेशन हो गया, फिस्कल ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, इनकम, बिजनेस प्रॉफिट, शिपिंग, एसोसिएट्स, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रॉयल्टी। सिर्फ रॉयल्टी वर्ड यूज हुआ है इसमें, आई थिंक एफटीएस है ही नहीं। जैसे इस वाले डीटीडब्ल्यूए में सिर्फ रॉयल्टी की बात की हुई है कि रॉयल्टी पे कैसे टैक्स लगता है नॉल करके, ठीक है। अगर मैं दूसरा बेलारूस वाला देखता हूं तो बेलारूस में एफटीसी की बात की हुई है या नहीं, 12वां आर्टिकल डिविडेंड, इंटरेस्ट के बाद या रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। देखिए यहां फीस फॉर टेक्निकल सर्विस को साथ में बोला है। तो क्वेश्चन ये आता है सर ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विस क्या होती है, तो मैं बताऊं और कब टैक्सेबल होती है। तो मैं बताऊं फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है ना, ये टैक्सेबिलिटी क्राइटेरिया तो सेम वैसा का वैसा जैसा रॉयल्टी के लिए था कि कब फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। 3 केसेस में, पहला नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को गवर्नमेंट से मिलती है, डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। दूसरा किसी रेजिडेंट पर्सन से मिलती है, डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। लेकिन वो रेजिडेंट पर्सन ने अगर वो टेक्निकल सर्विस है वो इंडिया के बाहर किसी बिजनेस प्रोफेशन में यूज हुई है या इंडिया के बाहर किसी इनकम का सोर्स कमाने में यूज हुई है, तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। और किसी नॉन रेजिडेंट से किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को अगर फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मिलती है और वो इंडिया के किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन करने में यूज हुई है, तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। तो एफटीएस की टैक्सेबिलिटी सेम वैसे ही होती है जैसे रॉयल्टी की होती है। जैसे मैंने आपको रॉयल्टी सिखाया सेम वैसा का वैसा, तो एफटीएस के लिए सेक्शन होती है सेक्शन 9(1) और आपका क्लॉज नंबर 7। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए फीस फॉर टेक्निकल सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय, कौन दे रहा है ये टेक्निकल सर्विस, गवर्नमेंट को, मींस प्रोवाइडेड बाय नहीं होना चाहिए था यहां पे,
इफ रॉयल्टी के लिए वर्ड यूज किया था, रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस इज पेबल बाय नॉट प्रोवाइडेड, सॉरी पेबल बाय लिखा हुआ सही है। सो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस कौन पे कर रहा है? या तो गवर्नमेंट पे कर रही है या कोई रेजिडेंट पर्सन पे कर रहा है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि अगर वो टेक्निकल सर्विस इंडिया के बाहर के किसी बिजनेस में या इंडिया के बाहर किसी सोर्स का इनकम कमाने में यूज किया है तो वो आप छोड़ दीजिए। और अगर किसी नॉन रेजिडेंट जो है वो नॉन रेजिडेंट पे कर रहा है, किससे रिलेटेड? उसने जो सर्विस यूज की है वो इंडिया के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में या इंडिया में किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए यूज किया है, तो उस केस में ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विस डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। एक बात बताऊं, इंडिया में जितने डीटीडब्ल्यू है ना इंडिया के साथ वगैरह, वहां हर जगह एफटीएस और रॉयल्टी को हम साथ में ही पढ़ते हैं। तो आप भी यहां पढ़ते टाइम रॉयल्टी एफटीएस आप बोल सकते हो बहुत सारी जगह। अब एफटीएस का मतलब होता क्या है? फीस फॉर टेक्निकल सर्विस बोलेंगे किसको? तो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस को इन्होंने डिफाइन कर रखा है, ये लोग बोलते हैं एफटीएस मींस एनी कंसिडरेशन, कोई कंसिडरेशन मिलता है इंक्लूडिंग हो सकता है लमसम कंसिडरेशन, किससे रिलेटेड? फॉर द रेंडरिंग ऑफ एनी मैनेजरियल सर्विस, आप किसी को मैनेजरियल सर्विस देते हो या टेक्निकल सर्विस देते हो या कंसल्टेंसी सर्विस देते हो, तो आपने किसी को मैनेजरियल सर्विस दी, टेक्निकल सर्विस दी, कंसल्टेंसी सर्विस दी, इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग द सर्विस फॉर टेक्निकल और अदर पर्सनल, आपने टेक्निकल पर्सनल्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं, तो उस केस में ये जो है ये आपके एफटीएस में जाएगा। हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड द कंसिडरेशन फॉर एनी कंस्ट्रक्शन, असेंबली और माइनिंग लाइक प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय रेसिपेंट। अगर कोई कंस्ट्रक्शन या फिर तुम्हारा असेंबली और माइनिंग प्रोजेक्ट है और उससे रिलेटेड कुछ मान लो सर्विस दी और उसका जो पेमेंट है वो आपका एफटीएस में नहीं जाएगा। और द कंसिडरेशन विच वुड बी इनकम ऑफ द रिसिपेंट चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, जब रिसिपेंट के लिए वो सैलरी हेड में जाता है, क्योंकि एम्प्लॉय भी तो मैनेजरियल टेक्निकल सर्विस ही देता है, तो एम्प्लॉय है तो क्या एम्प्लॉय को पैसा मिलेगा, वो भी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस माना जाएगा? आंसर इज नो, वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस नहीं माना जाएगा। तो यहां एफटीएस का डेफिनेशन दे रखा है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं। फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का मतलब आप इतना सा देख सकते हैं कि अगर कोई टेक्निकल सर्विस दी किसी को और टेक्निकल सर्विस देने के लिए कुछ पैसा मिलता है, मैनेजरियल सर्विस, टेक्निकल सर्विस, कंसल्टेंसी सर्विस, और वो आपका कंस्ट्रक्शन, असेंबली, माइनिंग से रिलेटेड नहीं होना चाहिए और वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, तो वो तुम्हारा फीस फॉर टेक्निकल सर्विस बन जाएगा करके, ठीक है।